नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए 4 बजे से मैं आपके साथ शो कर रही थी, आपको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में बता रहे थे, तो मैं स्टूडियो से बाहर गई नहीं हूँ। मुझे नहीं पता बाहर का मौसम कैसा है, जरा इन सबसे पूछ रहे थे। आप लोग अभी अभी आए हैं, धूप निकली है बाहर। अच्छा कि आप नहीं गए। अच्छा, बारिश होती तो मैं आपको बोलती कि आप जाइए बाहर, पर दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी क्योंकि बारिश हुई थी। फाइनली हम कह रहे थे ना टीजर दे रहा है मॉनसून। अब फाइनली बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, धूप तो खिली हुई, लेकिन मौसम में ठंडक है या गर्मी? थोड़ी ह्यूमिडिटी तो हो रही है ना। इतनी खुल के बारिश नहीं हुई है, उसने ह्यूमिडिटी को और बढ़ाया है। वो खुल के हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रही है, लेकिन एक ही दिन बारिश हुई थी। तो यही है, कहीं धूप और कहीं बारिश, बस यही है आज की खबरें। शुरुआत हम इसी से करेंगे। कहाँ कहाँ बादल बरस रहे हैं और कहाँ कहाँ लोग तरस रहे हैं बारिश के लिए, ये सब आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हर्षी गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक राहत के बादल बरस रहे हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव कई जगहों पर आफत लेकर आया है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात और रिहायशी इलाकों में जल भराव में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, बात होगी मौसम की, क्योंकि बादल जो है फाइनली बरसने लगे हैं दिल्ली एनसीआर में। और बात होगी आस्था और भक्ति की, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भक्तिमय माहौल है। देखिए, महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में ठहरे हुए हैं फिलहाल। और कल हुई हेरा पंचमी के बाद अब एक और परंपरा, जिसे कहते हैं दक्षिण मोड़ा, वो निभाई गई। ये परंपरा क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज दोबारा से बड़े पर्दे पर जादू बिखेर रही है। अरिजीत की आवाज में एक नई फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनकर म्यूजिक लवर्स और अरिजीत के फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ चुका है। तो क्या है ये पूरी खबर, ये आपको बताएंगे। तो जो शुरुआत में हमने बात की है उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली एक छोटा सा टीजर, आई वुड से कि इट्स अ ट्रेलर है ना। पिक्चर तो अभी बाकी है, कितना पिक्चर का इंतजार हम कर रहे हैं। कब हम थिएटर में जाके फुल पिक्चर देखेंगे। मैं उसके क्लाइमेक्स पे पहुंचना चाहती हूँ। क्लाइमेक्स अभी कुछ दिन पहले आया था क्लाइमेक्स, जब दिल्ली एनसीआर में जम के बादल बरसे थे और हालात ये हो गए थे कि गुड़गांव या फिर कई ऐसी कंपनियां हैं दूर दूर, जब लोगों को कह दिया गया था एम्प्लॉयज को कि भाई वर्क फ्रॉम होम आप कर लो। अच्छा। और नोएडा का जो हाल था वो तो हमने देखा। एक बात मैसेज करने वाली थी सब लड़कियों को कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, तो लेट्स डू द फ्लोरल बेस्ट। दोपहर आते देखो शगुफ्ता, दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो कहते हैं बारिश ही नहीं आ रही है, बारिश ही नहीं आ रही है, और दूसरे लोग वो होते हैं जो बारिश आनी शुरू होती है, यार इतनी बारिश आ रही है, ऑफिस ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, जलमग्न हो गई हैं सड़कें हमारी। नहीं, हम तो ऐसे लोग हैं जो हम चाहते हैं कि बारिश आए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये 1-1.5 महीना 2 महीने होते हैं जब आप मानसून को एंजॉय करते हो, अदरवाइज तो नॉर्मली दिन रहते हैं। ये बात भी सही है। देखिए, हमें तो राहत चाहिए, हमें तो खुश करती है और मूड और अच्छा हो जाता है। तो चिपचिपी गर्मी से तो देखिए राहत मिलती है, मानसून फिर से एक्टिव हो गया है, दिस इज द गुड न्यूज। अब खास तौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में राहत वाले मानसूनी बादल बरस रहे हैं। इनके अभी कुछ और दिन आसमान में रहने के पूरे आसार हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर और कई दूसरे शहरों में मानसून की एक्टिविटी कैसी है। एक बार फिर मॉनसून की झमाझम वापसी हुई है। गर्मी और उमस से आजादी मिली तो बरसात का एहसास भी ये बौछारें खूब दे रही हैं, हर दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। दिल्ली के आसमान में कल से ही बादलों की आवाजाही लगी हुई है। कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई और ये सिलसिला आज सुबह भी नजर आया। राजधानी के आईटीओ, नीति बाग, जंतर मंतर और आईजीआई जैसे और इलाकों में सुबह सवेरे पड़ी बारिश की बौछारें ये दर्शाने के लिए काफी हैं कि अब मॉनसून स्पीड पकड़ रहा है। जाहिर है राजधानी और आसपास जिस तरह से कई दिनों उमस और चिपचिपी गर्मी पड़ रही थी, उसकी मार को इन मॉनसूनी बयारों ने काफी कम कर दिया है। भले ही सड़कों पर रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है।
मौसम विभाग का भी कहना है कि दिल्ली और नोएडा, गुरुग्राम जैसे सटे एनसीआर के इलाकों में फिर से एक्टिव हुए मानसून की वजह से अगले 2 से 3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस लिहाज से इन जगहों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहीं इसी दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है। मानसून के इस दौर में रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला 24 से 26 जुलाई तक जारी रहने का अनुमान है। फिलहाल तो दिल्ली आसपास आसमान में छाए बादलों के साए ने तापमान में गिरावट महसूस कराई हुई है, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से काफी राहत मिल भी रही है। जाहिर है मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश गर्मी और उमस से राहत का पैगाम दे रही है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए भी सौगात लेकर आई है। लेकिन मॉनसून केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। इस लाजवाब मौसम का लुत्फ उठाने के लिए अच्छी खासी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख भी कर रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी की, जहां बारिश की फुहारों ने माहौल को एकदम कूल कर दिया है। तो वहीं डोडा में भी मानसूनी बौछारों ने इलाके की हरियाली को तरोताजा कर दिया है। ये तस्वीर जम्मू में मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले पड़ाव कटरा यात्री निवास की है, जहां लगातार हो रही बारिश के बावजूद तीर्थ यात्रियों का जोश बढ़ा हुआ है। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन यात्रा को रोका गया है, लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खाने पीने और ठहरने की माकूल व्यवस्था की हुई है। यही वजह भी है कि मानसूनी बौछारों को ये लोग एंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो पूरे देश में मानसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो गया है। बरसात के मौसम की गुड न्यूज भी दे रहा है। इन बादलों के कई राज्यों में बखूबी बरसने के भी आसार हैं, लेकिन मानसूनी बयार हो, फुहार हो या फिर बौछार, दिल को खुशी से भर देने वाला ये मौसम इस दौरान एहतियात बरतने का भी संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदेश में मानसून फुल रफ्तार में है। थोड़ी टेक्निकली अगर हम समझें तो 70% आसमान पर बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने कम से कम दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को गर्मी और उमस से राहत मिलने का संकेत दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि देश भर के मौसम का पूरा हाल, और साथ ही ये समझिए कि आखिर मॉनसून ने बरसने से पहले इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया। ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि ब्रेक पर गया मॉनसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। कहीं फुहार, कहीं झमाझम तो कहीं मूसलाधार। एक तरह से कहें तो मॉनसून ने फिर से एक साथ कई दरवाजों पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर पंजाब तक आसमान में बादलों की कहीं कोई कमी नहीं है, और अब ये बादल मॉनसून का बचा खुचा कोटा पूरा करने आ गए हैं। लगातार उमस और बढ़ती गर्मी के बाद एक बार फिर से मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बादलों का डेरा जो है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। एक बार फिर से मानसून की वापस से एंट्री हो गई, हम ये बोल सकते हैं? जी देखिए, मानसून की अभी फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं, जिससे उत्तर पश्चिम भारत, उसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो है काफ़ी अच्छी वर्षा गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है। और हमारा अनुमान यही है, पूर्वानुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है ये इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मानसून ने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? चलिए इसे भी समझ लेते हैं।
दरअसल कुछ दिनों के लिए बंगाल की खाड़ी शांत पड़ गई थी। नए लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने, समंदर से नमी कम आई और मानसून की मुख्य पट्टी उत्तर की ओर खिसक गई। नतीजा ये हुआ कि बादलों ने कदम धीमे कर दिए, बारिश ने रफ्तार कम कर दी और कई राज्यों में सूरज ने फिर से अपना दबदबा बना लिया। लेकिन अब माहौल फिर से बदल गया है। मॉनसून की जो वर्षा है वो बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो जिस क्षेत्र में अगर हम बात करें फेवरेबल मॉनसून की कंडीशंस बन रही होती हैं, वहाँ पर वर्षा गतिविधि जो है वो बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा था जुलाई के पहले सप्ताह में जो पश्चिमी राज्य थे, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, साथ साथ में मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी भारत में उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 9 जुलाई तक यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली थी। अभी जो है मॉनसून एक्टिव कंडीशन देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी वर्षा जो है इन सभी क्षेत्रों में जो देखने की संभावना है। अच्छी खबर यह है कि मॉनसून एक्सप्रेस का इंजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां मैदानों में बारिश राहत लेकर आएगी, वहीं पहाड़ों में यही बारिश आफत बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग, जबकि उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। अगर हम इसको वर्षा के माध्यम से देखें तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की चेतावनी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और आज के लिए उत्तराखंड में जारी की गई है, जिसकी वजह से आप देखेंगे मैप में भी रेड अलर्ट जो है वो दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्लेन एरियाज की तो उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, साथ साथ में उसका जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। साथ साथ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखते हुए रेड अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जारी किया गया है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यानी उमस से राहत का सीन दिल्ली एनसीआर में बन चुका है। मॉनसून की वापसी शानदार तो है, लेकिन ये वापसी कई इलाकों पर भारी भी पड़ सकती है। मसलन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ पहले ही बारिश से पूरी तरह। देखिए, बारिश का इंतजार हम सभी को रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तो कहते हैं ना हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो आफत भी लेकर आती है। बिल्कुल, कुछ इलाकों की तस्वीरें तो हमने देखी हैं, दे आर नॉट गुड पिक्चर्स। ज्यादातर हिल स्टेशंस पर ऐसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम भी फिर अपना काम करती है, लोगों को बचाती है। आपको लगता है, जो कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि नदी और नाले इन दोनों ही जगह से दूरी बना के रखो, स्पेशली व्हेन इट इज रेनिंग, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, स्पेशली वो लोग जो पहाड़ों पर हैं या फिर वो लोग जो अभी यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा पर तो फिलहाल ब्रेक लगाई ही गई है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो सैलानी हैं वो पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि मॉनसून है, मौसम सुहाना होता है और उसके साथ ही मुसीबत भी लेकर आता है। तो देखिए, पूरे देश में जहां एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, देखिए जाहिर सी बात है कि गर्मी से बड़ी राहत भी ये दे रहा है, लेकिन वहीं इन मॉनसूनी बादलों के बरसने से कई राज्यों में नदियां और बरसाती नाले खतरनाक स्तर पर बह रहे हैं। बिल्कुल, लोगों से लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, इन जगहों से आप दूर रहिए, हिदायत यही दी जा रही है, अपना बचाव खुद कीजिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उफनता दरिया और इस सैलाब के बीच फंसी जिंदगी को बचाने की कवायद जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में इन दिनों मानसून अपने तेवर दिखा रहा है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल होने लगा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जब पानी के तेज बहाव में 13 जिंदगियां फंस गईं, तो भारतीय सेना के जवान फौरन हरकत में आ गए। थामंडी इलाके में फंसे लोगों को बचाने के लिए 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक तरफ जवान थे तो दूसरी तरफ मुसीबत में फंसे 13 लोग, बीच में बह रहा था उफनता दरिया। राष्ट्रीय राइफल्स के इन जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर तक एक मजबूत रस्सी बांधी। इस रस्सी के सहारे एक एक कर सभी लोग दूसरी तरफ आ गए। जो लोग खुद इस रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने लायक नहीं थे, उन्हें इन जवानों ने अपनी पीठ पर बैठाकर महफूज ठिकानों तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत की बारिश ने तमाम क्षेत्रों में लोगों के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। गुलमर्ग श्रीनगर रोड पर तंगमार्ग में सड़क किनारे पानी का तेज
बहाव कुदरत की चुनौती पेश कर रहा है। मैं राजौरी की मनोवर नदी के नजदीक मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से उफान पे है राजौरी की ये मनोवर नदी। ये वही नदी है जिस नदी ने कहर मचाया था और कई लोगों को बेघर किया था। बड़ी प्राप्ति का लॉस राजौरी जिला में हुआ था। इसी नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे वो लोग आज माइग्रेंट हैं। आज माइग्रेंट कैंप में वो लोग जो है रह रहे हैं। उफान पे है ये नदी। आप जलसर देख सकते हैं किस तरह से बढ़ा हुआ है। लगातार हो रही राजौरी में बारिश की वजह से इस नदी का जलस्तर जो है वो उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ये राजौरी की मनोवर नदी, जो शहर के बीचों बीच होके जाती थी। इस नदी के उफान पे आने के बाद तबाही का मंजर राजौरी में देखने को मिला और इस वक्त राजौरी जिला में जोरदार बारिश सुबह से हो रही है और नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि वो नदी के नजदीक ना जाएं, दूर रहें, बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। तेज बारिश की वजह से गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब अगर मानसून की एक्टिविटी के दौरान भारी बारिश हो रही है तो एहतियात जरूर बरतिए, ताकि अगर आप घर से बाहर निकलें, कहीं घूमने जाएं तो वो सैर सपाटा खुश तस्वीरों की याद आपको दे जाए। और अब क्योंकि कई टूरिस्ट प्लेसेस पर बारिश भी खूब हो रही है तो मौसम भी सुहाना बना हुआ है। ऐसे में खास तौर से पहाड़ों की हरियाली और वादियां पूरी तरह से खिल उठी हैं। कुछ ये तस्वीरें इन दिनों श्रीनगर में भी नजर आ रही हैं। श्रीनगर में सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। डल झील की तस्वीरें आप देखिए कैसे शिकारी की सैर हो रही है। मुगल गार्डन की हरियाली भी लोगों को खूब लुभा रही है। हर जगह पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ है। हवाएं ठंडी हैं, खुला आसमान है। हरियाली सैलानियों के सफर को यादगार बना रही है। होटल, हाउस बोट, स्थानीय बाजारों में भी पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। का ये जो पानी के ऊपर बोट पे रहने का इंतजाम है, ये देख के दिल खुश हो गया। तो ये तो पहले देखा हमने, पहले कभी नहीं देखा था। मौसम अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मैंने सुना क्लियर होगा तो ज़्यादा इसका जो गर्जियसनेस वो निकल के आएगा। हमारा वहाँ अभी भी एसी चलाना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ का जो मौसम है मतलब बहुत ही आरामदायक है। अब देखिए, उत्तराखंड में तो मानसून के बीच आस्था का प्रवाह लगातार हो रहा है। चमोली में बसे बद्रीनाथ धाम में तेज बारिश और बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में पारंपरिक हरेला पर्व से हुआ सावन के महीने में पार्वती कुंड पर श्रद्धालु की काफी चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल भारत चीन बॉर्डर से सटे पार्वती कुंड में हर साल सावन के अवसर पर सीमांत क्षेत्र के ग्रामीण जुटते हैं और वो वहां पवित्र स्नान कर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर श्रद्धा, परंपरा और विश्वास की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं।
पहाड़ों पर बरसते बादल, ठंडी हवाएं और हर कदम पर मौसम की परीक्षा। लेकिन भगवान बद्री विशाल के दर्शन की आस में श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालु सहज दर्शन भी कर रहे हैं। मानसून के बीच बद्रीनाथ यात्रा लगातार जारी है, तो ऐसे में रात के समय अक्सर बारिश होती है, जबकि सुबह मौसम साफ हो जाता है। इसी कारण श्रद्धालु आराम से दर्शन भी कर पा रहे हैं। बारिश के चलते अलकनंदा उफान पर जरूर है, लेकिन प्रशासन ने यात्रियों से इस दौरान खराब मौसम में एहतियात बरतने की सलाह खासतौर पर दी हुई है। धाम में आना लगातार जारी है। मौसम की बात करें तो रोजाना रात्रि में चमोली जनपद में बारिश हो रही है। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में नुकसान की भी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है वो तड़के सुबह ही पूरी तरह से खुला हुआ है और यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम में इस समय जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, अच्छे दर्शन और सुगम यात्रा उनकी हो रही है, क्योंकि दिन भर बारिश पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है। ऐसे में रात्रि की बारिश यात्रा पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जो यात्री इस समय बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, बहुत ही सुंदर उनके दर्शन हो रहे हैं और यात्री भी पूरी तरह से गदगद। हालांकि बद्रीनाथ धाम में बारिश जो रात्रि की बारिश है, उसके बाद अलकनंदा नदी का जो बहाव है वो अपने पूरे विकराल रूप पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मंदिर की बात करें या पैदल रास्तों की बात करें, यहाँ पे हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिर आते हुए और दर्शनों की लाइन में दिखाई दे रही है। इस बीच धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। बारिश में लगातार भक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए यादगार बन रहा है। दूसरी तरफ सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भारत चीन सीमा से सटी नीति घाटी का पार्वती कुंड भी श्रद्धा का केंद्र इन दिनों बना हुआ है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र स्थल पर दूर दराज गाँव के लोग विशेष अनुमति लेकर आए। उन्होंने पार्वती कुंड में स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और पवित्र जल अपने गांव के शिव मंदिरों के लिए साथ लेकर गए। चमोली में नीति घाटी में बाड़ाहोती बॉर्डर जो भारत चीन सीमा के समीप स्थित है, भारत चीन सीमा पर ही लगा हुआ है, यहीं पे मौजूद है पार्वती कुंड। पौराणिक से यहाँ की जो यात्रा है वो यहाँ के लोग करते हैं। खासकर नीति घाटी के जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, वो भारत चीन सीमा, भारत तिब्बत व्यापार जब होता था तब इसी रास्ते को यूज करते थे, इसी रास्ते का उपयोग करते थे। यहीं पे वे लोग सामान लेकर आते थे और यहाँ पे पार्वती कुंड है जिसे पवित्र माना जाता है। खासकर सावन का महीना जब पहाड़ों में शुरू होता है तो नीति घाटी के अलग अलग गाँव के जो दर्जनों गाँव हैं, यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। उन लोगों की जो यात्रा होती है, ये लोग यहाँ से पार्वती कुंड जाते हैं और वहाँ से जल लेकर वहाँ पे पहले तो वहाँ पे पूजा स्नान करने के बाद पूजा स्नान करते हैं और उसके बाद वहाँ का जल वो लेकर आते हैं और सावन के महीने में भोलेनाथ पर ये चढ़ाते हैं। इसलिए वो लोग सावन में वहाँ जाते हैं। खासकर अष्टमी और जो रक्षाबंधन है, इस दौरान भी वहाँ पे पहुँचते हैं। दरअसल भोटिया समाज के इन लोगों की ये परंपरा सदियों पुरानी है। हर सावन मास में ये समाज इसी तरह इस कठिन यात्रा को पूरा करता है। प्रशासन, भारतीय सेना और आईटीबीपी पूरे रास्ते भर सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन जैसी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। अब सीमा दर्शन योजना और आसान इनर लाइन परमिट व्यवस्था की वजह से ही देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु भी इस पवित्र स्थान तक पहुंचने लगे हैं। एक तरफ बादलों की चुनौती, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों का कठिन रास्ता, लेकिन आस्था का सफर हमेशा हर मुश्किल से बड़ा साबित होता रहा है। चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल का दर्शन हो या पार्वती कुंड में सदियों पुरानी परंपरा, आज भी उसी श्रद्धा के साथ आस्थावान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीरें दिखाते हैं। आज छठा दिन है। महाप्रभु अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में पधारे हुए हैं, जहां श्रद्धालु उनका स्वागत कर रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं। देखिए, कल गुंडीचा मंदिर में हेरा पंचमी मनाई गई, तो अब एक और परंपरा निभाई जा रही है जिसका नाम है दक्षिण मोड़ा। तो क्या है ये परंपरा, अब भगवान की रथ यात्रा में आगे क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। गुंडीचा मंदिर के बाहर सुसज्जित भगवान जगन्नाथ के इस रथ पर इन दिनों करोड़ों भक्तों की आस्था उमड़ रही है। महाप्रभु के रथ के साथ साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ भी गुंडीचा मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का छठा दिन है।
भगवान अपनी मौसी के घर पधारे हुए हैं। भगवान के दर्शन के लिए अडापा मंडप में भक्तों की भीड़ है। भक्तों को यहाँ जगत के नाथ को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। जय जगन्नाथ के जय घोष हर ओर गूंज रहे हैं और गुंडिचा मंदिर की रौनक तो है ही अलग। हेरा पंचमी पर मां लक्ष्मी के आगमन से उत्सव का रंग कुछ और गहरा हो गया है। मां लक्ष्मी कल रात जब गुंडिचा मंदिर पहुंची तो दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। उनकी डोली के पहुंचने के बाद सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, उनकी आरती उतारी गई। फिर मां लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर के अडापा मंडप की ओर प्रस्थान की। मां लक्ष्मी की सवारी देख भक्तों का उत्साह देखने लायक था। रथ यात्रा का आध्यात्मिक आनंद लेने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं। इस उत्सव की महिमा ही अनोखी है कि दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। हेरा पंचमी के अवसर पर भी यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा है। My first visit to Puri. How is my first visit to Puri? Very nice. It's the best experience of my life being here for Rath Yatra. I love Rath Yatra. I never miss it. First time in Puri? No, I've been in Puri 39 times. I used to live here. एक और परंपरा भी निभाई गई। इसे दक्षिण मोड़ा कहते हैं। इस प्रक्रिया में वापसी की यात्रा के लिए रथों को मोड़ा जाता है। इसके बाद ये जांचा जाता है कि रथ ठीक है या नहीं, या फिर उन्हें मरम्मत की जरूरत है। अगर जरूरत है तो फिर उनकी मरम्मत की जाती है। हम खुद देखते हैं कि रथ में अगर कुछ टूट गया हुआ, कुछ कील वील निकल गया तो उस सबको चेकिंग करते हैं, और कुछ होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो इतना ज्यादा कुछ नहीं, तो थोड़ा मोड़ा कुछ कील वील निकल गया तो हमने चेकिंग कर लिया। फिर कल तो दक्षिण मोड़ है, तो हम बोलते हैं रथ को यू टर्न करना है। जब से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ गुंडिचा मंदिर पधारे हैं, धूप हो या बारिश, भक्तों की लंबी कतारें हर दिन देखने को मिल रही हैं और उनकी सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जहां सावलिया सेठ मंदिर में आस्था और विश्वास का अद्भुत संसार समाया है। देश भर से लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहां पहुंचते हैं और अब इस आस्था के केंद्र से करोड़ों के चढ़ावे का आंकड़ा भी सामने आया है। बिल्कुल, इस महीने सावलिया सेठ मंदिर की दान पेटियां खुली तो नोटों की गड्ढियां और सिक्कों का अंबार निकला। गिनती पूरी हुई तो सामने करीब 29 करोड़ 68 लाख रुपए का चढ़ावा आया। मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की आस्था अत्यंत गहरी है। यहाँ हर दिन देश और दुनिया से भक्त आते हैं और सांवलिया सेठ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सांवलिया सेठ उसे जरूर पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार चढ़ावे की मासिक गणना के दौरान मिल रही भारी भरकम राशि को देखकर साफ हो जाता है कि सांवलिया सेठ के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जुलाई महीने में अब तक 6 चरण की मासिक गणना का काम पूरा हो चुका है और इन 6 चरणों में 29 करोड़ 68,83,955 रुपए की नकद राशि प्राप्त हो चुकी है। चढ़ावे की मासिक गणना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 13 जुलाई से शुरू हुई थी। पहले ही दिन की गणना में जब 10 करोड़ 11 लाख की राशि मिलने की पुष्टि हुई तो मंदिर प्रशासन को ये लग गया कि भक्तों ने तो खुले दिल से दान दिया है। आपको बता दें कि भंडार से मिला सोना चांदी का वजन और भेंट कक्ष में नकद मनी ऑर्डर और भेंट स्वरूप मिले सोने चांदी की गणना अभी हो रही है। गणना का काम संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि मंदिर में दान स्वरूप कितना सोना चांदी मिला है। हालांकि इस बीच सांवलिया सेठ के किसी श्रद्धालु ने 20 लाख रुपए की सोने की बांसुरी जरूर भेंट की है, जो चर्चा का विषय बन गई है।
आपको बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर में मिले चढ़ावे की गणना काफी पारदर्शी तरीके से की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और कई बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री सांवलिया सेठ पर अर्पित प्रत्येक भेंट केवल दान नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति है, जो इस पावन धाम की आध्यात्मिक महिमा को और ज्यादा गौरवान्वित करती है। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भले ही बप्पा के आगमन में अभी लगभग 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, गणपति दरबार और उनकी सजावट से जुड़ी तमाम चीजें इस वक्त बाजारों की शोभा बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, देखिए मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल के बगल में मौजूद सहेली कार्यशाला में बप्पा के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। यहां अलग अलग डिजाइन, इको फ्रेंडली आसन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। गणेश चतुर्थी में अभी वक्त है, लेकिन उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में मौजूद सहेली कार्यशाला की, जहां गणेश उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सबसे पहले तो आप खुद भी गणेश जी के दर्शन करिए, लालबाग के राजा, जिनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हम भी इस समय उनके ही परिसर में पहुंचे हुए हैं। लालबाग के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में, यानी कि घर घृति जो गणेश जी ले जाएंगे, उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो। ये बापा के लिए आसन है, एक से बढ़कर एक। शिवलिंग रूपी आसन से लेकर वाटरफॉल आसन तक और छत्रपति शिवाजी महाराज आसन से महाराजा सिंहासन और माता महालक्ष्मी के रूप वाले सिंहासन तक भक्तों को खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड साईं रूप आसन की है। ज्यादातर भक्त बापा के लिए इस आसन को चुन रहे हैं। जब मौका बापा के स्वागत का हो तो भक्तों का जोश और उत्साह देखने लायक होता है। यही वजह है कि इतने दिन पहले ही बाजारों में गणपति उत्सव की रौनक दिख रही है। लोग इस सहेली कार्यशाला में सिर्फ आसन ही नहीं ले रहे, बल्कि बापा के दरबार को चमकाने के लिए रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, जगमगाती लाइट्स और उनका मुकुट और सजावट के अलग अलग आइटम्स खरीद रहे हैं। इस सहेली कार्यशाला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सारा सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। अब बस बापा के भक्तों को इंतजार 14 सितंबर का है, जब गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और पूरी उत्साह और भक्तिभाव के साथ पंडालों, घरों और दफ्तरों में बापा की मूर्तियां स्थापित होंगी। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सपना तो कोई भी देख सकता है, मगर उसे सच करने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। ऐसे ही 2 होनहारों की आपको कहानी आज दिखाते हैं, जो राजस्थान के कोटा के रहने वाले हैं। सूरज और आर्यन नाम के इन युवाओं ने जिंदगी की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए नीट क्लियर किया है। बिल्कुल, देखिए सूरज, सुमन और आर्यन ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो गरीबी, अभाव और मजबूरियां भी मंजिल का रास्ता नहीं रोक पाती। यानी अब इनके हाथ स्टेथोस्कोप थामकर मरीजों का इलाज भी करेंगे। जो हाथ कभी गांव कस्बों में लोगों के घरों की पुताई कर परिवार का खर्च चलाने में मां का सहारा बनते थे, वो हाथ अब स्टेथोस्कोप थामकर मरीजों का इलाज करेंगे। बूंदी जिले के कापरेन कस्बे के रहने वाले सूरज, सुमन ने साबित कर दिया है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें देखने का साहस रखते हैं।
पैसों की तंगी के बावजूद अभाव और गरीबी को सूरज ने कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। घर चलाने के लिए माँ बहन खेतों में मेहनत मजदूरी करती रहीं, रंगाई पुताई करती थीं, जिसमें सूरज भी हाथ बटाया करते थे। बावजूद इसके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए सूरज दिन रात जुटे रहे। नतीजा, नीट परीक्षा में सूरज ने 583 अंक हासिल किए। उसमें मैंने सेल्फ स्टडी से ही वो पेपर दिया था, जिसमें मुझे 350 अंक मिले थे, जिससे उसका कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेके एलन से नीट की तैयारी की और इस साल मेरा बेहतर रिजल्ट और परिणाम आया है। सूरज के सपने को पूरा करने में कोटा के एक कोचिंग संस्थान का भी खासा योगदान रहा, जिसका शिक्षा संबल कार्यक्रम सूरज के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसे पढ़ाई के साथ रहने खाने पीने समेत तमाम सुविधाएं मिली, जिसका सूरज ने अपने सपने को साकार करने में पूरा फायदा भी उठाया। सूरज की तरह ही आर्यन ने भी जिंदगी की तंगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आर्यन के पिता पूरे परिवार के साथ पहले ही बूंदी से कोटा आकर बस गए थे। घर चलाने के लिए स्टेशनरी का छोटा मोटा काम करते थे। पिता को पैरालिसिस अटैक के बाद बड़े भाई ने घर चलाने की जिम्मेदारी संभाली। छोटे से घर में संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहे आर्यन को स्कॉलरशिप मिली और आर्यन ने खुद को मेडिकल की तैयारी में झोंक डाला। आर्यन को नीट परीक्षा में 610 नंबर मिले। अब अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का इंतजार है। तो मेरे पापा को पैरालिसिस आ गया था जब मैं 11th में मोशन में था। तो फिर पापा को जैसे पैरालिसिस आया तो फिर मन में डर बैठने लगा कि अब घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, कैसे क्या होगा, मेरी फीस कौन जमा करेगा, क्योंकि पापा ही करता धरता थे, सब पापा ही कमाने वाले थे। पापा की जो वन साइड थी वो पूरी ब्लॉक हो चुकी थी। तो फिर पापा की जॉब भी हाथ से चली गई थी। तो फिर भैया ने सारी चीजों को संभाला। भैया ने खुद की पढ़ाई रोकी और भैया ने बोला कि मैं घर गृहस्थी को संभालूंगा, तो तेरी पढ़ाई को जारी। सूरज और आर्यन की कहानी बताती है कि हालात कठिन क्यों ना हो, इरादे अगर मजबूत हों, संकल्प पक्का हो, परिवार का साथ हो, तो एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।